नमस्कार, भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। शुरुआत पंजाब की बड़ी खबर के साथ। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के 2 कातिलों को पुलिस ने आज ढेर कर दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर अटारी बॉर्डर के पास एनकाउंटर में मनप्रीत मनु और जगरूप रूपा ढेर कर दिए गए। 4-5 घंटे तक पुलिस का यह ऑपरेशन चला, जिसमें 3 पुलिस वालों के अलावा एबीपी नेटवर्क के वीडियो जर्नलिस्ट सिकंदर घायल हुए। एनकाउंटर वाली जगह से पुलिस ने AK-47 पिस्टल और बैग भी बरामद किया। तो फायरिंग की आवाज आप सुन सकते हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई इन गैंगस्टर्स के ऊपर। उधर से भी फायरिंग हो रही थी, गोली चलाई जा रही थी इन बदमाशों के द्वारा। और अब इस शूट आउट में मूसेवाला के जो शूटर्स थे, दोनों शूटर्स को पंजाब पुलिस ने ढेर कर दिया। तो मूसेवाला की मौत का बदला आज ले लिया गया। 2 शूटर्स का एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन यह एनकाउंटर जो था लगभग 2.5 से 3 घंटे चला। AK-47 तक बरामद हुई है। इस एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं। एबीपी नेटवर्क का वीडियो जर्नलिस्ट सिकंदर जो है, उसको भी गोली लगी और वो भी घायल है। हालांकि अभी वो खतरे से बाहर है, अस्पताल में उपचार चल रहा है। तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। मूसेवाले की मौत के लिए जिम्मेदार जो 2 शूटर्स थे, उनको आज ढेर कर दिया गया। अटारी के पास एक गांव में खेत के बीचों बीच ये घर में रह रहे थे। पुलिस को सूचना मिली। जब पुलिस पहुंची तो इन्होंने अंदर से फायरिंग शुरू कर दी। ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੇਰੋ ਮੋਡਿਊਲ के 2 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਬਸਕੌਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, लोकल पुलिस, लोकल ऑफिसर्स इन टोटल कोऑर्डिनेशन आज इसे घेरा पाया गया। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ जो सारे पता ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ 4-5 घंटे तो काफी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। सर कितने लोग थे? टोटल कितने थे? 2 बंदे, एक मनु, दूसरा रूपा, दोनों में इनकाउंटर कर दिया गया उनका। दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है। तो हमने आपको बताया कि लगभग 2.5 से 3 घंटे तक ये एनकाउंटर चला। जो विजय लगातार एक बार फिर कुछ समय के लिए फायरिंग। हरियाणा में डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई समेत पिछले 24 घंटे में 3 पुलिस वालों की हत्या अपराधियों ने की है, जिसके बाद सवाल ये बड़ा खड़ा हो रहा है कि क्या अपराधियों के बीच खाकी का खौफ खत्म होता जा रहा है। ये वही खूनी डंपर है जिससे नूंह जिले में अवैध खनन माफियाओं ने कावड़ू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को कुचलकर मार डाला। इक्कर नाम के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कल देर रात हरियाणा पुलिस ने इस डंपर को बरामद किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस डंपर का जो नंबर है वो आगे की नंबर प्लेट भी पूरी तरीके से नहीं है। इसके अलावा पीछे भी इस पे कोई नंबर नहीं दिया गया। पुलिस का ये कहना है कि इस मामले के अंदर सिर्फ 2 ही लोग शामिल नहीं थे, बल्कि इसमें और भी लोग शामिल थे। 8 टीमें बनाई गई हैं और कोशिश की जा रही है कि इस मामले के बाकी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। अवैध खनन माफियाओं के शिकार बने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को खट्टर सरकार ने शहीद का दर्जा देने के साथ परिवार को 1 करोड़ की मदद का ऐलान किया है और साथ ही परिजन को एक नौकरी का ऐलान भी किया है। लेकिन परिवार हत्याकांड की सीबीआई या न्यायिक जांच चाहता है। जिसका नाम होता गनमैन, वो एक डीएसपी की सिक्योरिटी के लिए लगाया होता, उसने क्या एक्शन लिया? क्या उसके पास वेपन था? और जब ट्रक रौंद के जा रहा था उसने क्या ब्रस्ट मारे उनको? ये इस बात की निष्पक्ष अच्छी जांच हो, चाहे जुडिशियल हो चाहे सीबीआई इंक्वायरी हो। और जो सराउंडिंग जिसका जुडिशियल एसएचओ का है और जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके भाई साहब के जो स्टाफ से जुड़े हुए थे, उनकी सबकी जाँच की जाए। क्या कहीं उनके तार माफिया से जो नहीं जुड़े हुए थे, जो हमारा आज भाई हमारे से छीन लिया गया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के विरोध में तावड़ू में व्यापारियों ने आज बाजार बंद रखा, मौन मार्च निकाला। दोषियों को सख्त सजा की मांग के साथ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस बीच एबीपी न्यूज आरोपी इक्कर और मित्तर के घर पहुंचा, जहां फिलहाल खामोशी है और गांव में सन्नाटा पसरा है। मित्तर पर ही डंपर से डीएसपी को कुचलने का आरोप है। हरियाणा में डीएसपी का अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया कि देश के दूसरे राज्यों से भी खाकी पर खूनी हमले की खबरें आ गईं। रांची में महिला एसआई संध्या टोपनो की चेकिंग के वक्त गो तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। गुजरात के आणंद में ट्रैफिक कांस्टेबल राज किरण को ट्रक से कुचलकर मार दिया गया। यूपी के एटा में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हो गया, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए।
यानी जिस खाकी पर कानून व्यवस्था संभालने और जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही महफूज नहीं है और इसीलिए सवाल सरकारों पर उठ रहे हैं। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस समय की बड़ी खबर, उनके घर से लटकी हुई लाश मिली है। पुलिस को शुरुआती जांच में शक है कि वो डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या कर सकते हैं। 57 साल के प्रोफेसर वीसी समांतक दास का शव पंखे से लटका हुआ था। ऐसा माना जा रहा है कि पारिवारिक वजहों से वो तनाव में चल रहे थे। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति की लाश जो है वो पंखे से लटकती हुई मिली है। आपको सावन में हो रही कांवड़ यात्रा की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जिसमें बिखरे अलग अलग रंग सुर्खियां बन रहे हैं। तो ये देखिए जोश और उत्साह। ये कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार उत्तराखंड से हम आपको तस्वीरें निकाल रहे हैं। जोश देखिए इन कांवड़ियों का। जल लेंगे गंगा जी से, गंगा जल लेकर अपने इलाके के मंदिर में पहुंचेंगे और महादेव को चढ़ाएंगे। अगली खबर पटना से। पटना के फुलवारी से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में अब नया खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि इनके निशाने पर बीजेपी के नेता हैं। आज ही यह खबर भी आई कि गिरिराज सिंह को फोन पर धमकी मिली है। फुलवारी टेरर के कितने टारगेट, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे फुलवारी गैंग के खिलाफ जांच बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। 11 जुलाई को पटना के फुलवारी से पुलिस ने इस्लामिक राष्ट्र की साजिश का भंडाफोड़ किया तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का काला चिट्ठा उजागर होने लगा। पूर्वी चंपारण के चकिया में ट्रेनिंग देने के साथ ही दरभंगा में इस विवादित संगठन का झंडा फहराने वाला वीडियो सामने आया है। जांच एजेंसियां साजिश की इन कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं और जब कड़ियां जुड़ रही हैं तो दहशत के दस्तावेज सामने आ रहे हैं। ताजा खुलासा ये हुआ है कि पटना के फुलवारी से गिरफ्तार अतहर परवेज को मोबाइल से ये जानकारी मिली कि बिहार बीजेपी के 8 नेता इनके टारगेट पर थे। इस जानकारी के सामने आने के बाद ही बिहार में बीजेपी के चर्चित नेताओं को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। इस बीच जानकारी ये भी सामने आई है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जिहादियों के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह हिंदुवादी छवि के नेता हैं और मुखर तरीके से बयानबाजी करते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गिरिराज सिंह को फोन पर धमकी दी गई। सूत्रों के मुताबिक गिरिराज सिंह को यह धमकी विदेश के नंबर से आए कॉल से दी गई। असल में बिहार पुलिस को आईबी ने रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि बिहार के बीजेपी के नेता जिहादियों के निशाने पर हैं। आईबी की इस रिपोर्ट में खुलासे के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरी तरह से अलर्ट है और वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिले के एसपी और एसएसपी को साफ अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। आतंकियों का सॉफ्ट टारगेट तो नहीं बना है, पर आतंकियों का कनेक्शन बिहार से जरूर निकल रहा है। जितने भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब है कि बिहार में स्लीपर सेल्स अच्छी संख्या में मौजूद हैं और इस स्लीपर सेल को निश्चित तौर पे प्रशासन ब्रेक करेगा। फुलवारी से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज के मोबाइल से नुपुर शर्मा का नंबर और घर का पता भी मिला था। अतहर ने पुलिस को बताया कि नुपुर पर हमले की तैयारी थी। इसी अतहर परवेज के मोबाइल से बीजेपी नेताओं की जानकारी भी मिलने की बात सामने आ रही है। पिछले महीने ही अग्निपथ योजना के विरोध में जब आंदोलन चल रहा था, तब केंद्र सरकार ने बिहार बीजेपी के 10 नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। इन नेताओं में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, दरभंगा के विधायक और सांसद शामिल थे। हो सकता है कि जिन 8 नेताओं को लेकर अलर्ट दिया गया है, उनमें दरभंगा के नेता शामिल हो। दरभंगा वैसे भी आतंकी गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहा है। देश विरोधी साजिश में शामिल कई लोगों का रिश्ता दरभंगा से है। पिछले दिनों यहाँ पीएफआई का झंडा लेकर जुलूस भी निकाला गया था।
फुलवारी कांड को लेकर पटना पुलिस की एफआईआर में 26 सक्रिय लोगों के नामों का जिक्र है, जिनमें से पटना के रहने वाले 10 लोग हैं, दरभंगा मधुबनी के 3 लोग, कटिहार के 2, नालंदा, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, अररिया और वैशाली के 1 हैं। इस नेटवर्क में शामिल 5 लोग अब गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से एक मरगूब अहमद उर्फ दानिश भी है। इस दानिश के मोबाइल से एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला था जिसका नाम गजवाए हिंद था। पटना पुलिस ने दानिश को रिमांड पर लिया और बिहार एटीएस एनआईए के साथ मिलकर इससे गुप्त जगह पर पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दानिश का संबंध पाकिस्तानी संगठन तहरीके लब्बैक से था। इतना ही नहीं, कश्मीर और बांग्लादेश के भी कई आतंकी संगठनों से इसका लिंक मिला है। बताया जा रहा है कि जिस गजवाए हिंद का ये मेंबर था व्हाट्सएप ग्रुप का दानिश, उसका आका यानी एडमिन व्हाट्सएप ग्रुप का पाकिस्तान का फैजान था। दानिश इंटरनेट मीडिया के जरिए किस तरह देश विरोधी गतिविधि चला रहा था, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। साथ ही एजेंसियां इसके इंटरनेशनल कनेक्शन को खंगाल रही हैं। मरगूश दानिश व्हाट्सएप से 2023 में सीधा जिहाद करने की अपील कर रहा था। इसको लेकर इसकी क्या रणनीति थी, कैसे करता, इसकी भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त ये दावा किया था कि मरगूब उर्फ दानिश कई बार विदेश जा चुका है, लेकिन उनके परिवार वालों ने कहा है कि ना ही उसके पास पासपोर्ट है और ना ही वो कभी विदेश गया है। यहाँ तक कि एम्स का रिपोर्ट दिखाते हुए ये भी कहा कि दानिश पूरी तरह से मानसिक रूप से बीमार है और वह कभी भी देश विरोधी काम में नहीं रहा है। मरगूब अहमद दानिश के साथ जलालुद्दीन, अतहर परवेज, अरमान मलिक, नूरुद्दीन जंगी अब तक इस मामले में गिरफ्तार हैं। इस बीच एनआईए ने पूर्वी चंपारण के ढाका में छापेमारी की और एक मदरसे के मौलवी अली असगर को हिरासत में लिया। अली असगर 2013 से यहाँ मदरसा चलाता है और खास बात यह है कि इस मदरसे में सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। भारत की बात में आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में तबादलों को लेकर चल रही तनातनी के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अफसरों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हर अधिकारी कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मंत्रीगणों के साथ जनप्रतिनिधियों की भी बातें सुनकर समाधान करें, कार्यकर्ताओं को सम्मान दें, जनता की ईमानदारी से सेवा करें, वरना कार्रवाई होगी। तो उत्तर प्रदेश के अफसरों को बड़ी नसीहत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ट्वीट के जरिए दी। उत्तर प्रदेश के हर अधिकारी कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मंत्रीगणों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की बातें सुनकर समाधान करें, कार्यकर्ताओं को सम्मान दें, यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अफसरों से नाराजगी दिखाकर मंत्री दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को अपना इस्तीफा भेजा है। सिर्फ 2 मिनट के लिए बताओ। कोई विषय नहीं है यार। जिस तरह की जानकारी मिल रही है भाई साहब, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई, कोई विषय नहीं। पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं लेकिन मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि कोई विषय नहीं है। कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई, कोई विषय नहीं। लेकिन विषय इतना बड़ा है कि बीजेपी में इससे पहले इस तरह की बात नहीं सुनी गई थी। यूपी के मंत्री ने अपनी ही सरकार को करप्शन के आरोपों में घेर लिया है। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री दिनेश खटीक की करीब 1.5 पन्ने की लिखी चिट्ठी एबीपी न्यूज के पास है। खटीक ने ये चिट्ठी 19 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह के नाम लिखी। इस चिट्ठी में दिनेश खटीक ने लिखा है, जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ना ही मुझे किसी बैठक की सूचना दी जाती। विभाग में कौन सी योजनाएं संचालित हैं और क्या काम हो रहा है, इसकी भी सूचना अफसर नहीं देते। मैं दलित हूं, इसलिए मुझसे भेदभाव किया जा रहा है। दिनेश खटीक ने अपनी चिट्ठी में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। खटीक ने अपने विभाग में हुए तबादलों में भ्रष्टाचार की बात कही है।
नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भी करप्शन के आरोप मंत्री ने लगाए हैं। साथ ही ये भी लिखा है कि शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं होती। मंत्री ने इसकी जांच की मांग भी की है। अपनी चिट्ठी में खटीक ने 14 बार दलित शब्द का जिक्र किया। दलित अपमान और करप्शन को इस्तीफे का मुख्य आधार बनाया। काम नहीं देने और बात नहीं सुने जाने को भी नाराजगी का कारण बताया है। दिनेश खटीक जिस जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, उस विभाग के कैबिनेट मंत्री राज्य के ताकतवर नेता और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह का जब इस विवाद के सवाल से सामना हुआ तो उन्होंने चुप्पी साधने में ही भलाई समझी। मंत्री जी के इस्तीफे के बारे में क्या जानकारी? और मंत्री पर भी कोई संकट है। विभाग और मंत्री पर भी कोई संकट है। सर, कामकाज का बंटवारा नहीं हुआ क्या? कामकाज के बंटवारे को लेकर राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक दिनेश खटीक को दिक्कत स्वतंत्र देव सिंह से है। तो चलिए भारत की बात में आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। जलवायु परिवर्तन या फिर क्लाइमेट चेंज। आमतौर पर जैसे ही ये शब्द कान में पड़ते हैं तो लोगों के दिलो दिमाग में कोई उत्सुकता पैदा नहीं होती। उन्हें ये जानने की इच्छा नहीं होती कि आखिर क्या हुआ। अपने पर्यावरण के प्रति हमारी इसी उदासीनता ने हमें बेहद गंभीर संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जो चेतावनी बरसों बरस से पर्यावरण के जानकार दे रहे थे वो सच साबित होने लगी है। इस रिपोर्ट को देखने वाले कुछ दर्शक अगर अब भी रिमोट का बटन दबाकर चैनल बदलना चाहते हैं तो हमारी गुजारिश है कि अपने कुछ मिनट देकर इस रिपोर्ट को जरूर देखिए ताकि आप समझ सकें कि जो संकट सिर पर खड़ा है उसे मिलकर अगर रोका नहीं गया तो हमारे पास गेहूं चावल खरीदने के लिए जेब में पैसे तो होंगे लेकिन अनाज मिलना ही बंद हो जाएगा क्योंकि उसकी पैदावार पर ही खतरा आ जाए। वैशाली जिला से पूरे बिहार सुखाड़ग्रस्त है। चारों तरफ सूखा हो गया, धान नहीं होगा इस बार, किसान तबाह है। तो हम लोग किसान परिवार के लोग हैं, तो पूजा कर रहे हैं, इंद्र भगवान के लिए पूजा कर रहे हैं कि ये भगवान ये सुखाड़ खत्म हो, वर्षा हो। करीब 1.25 मिनट के भीतर हमने आपको हिंदुस्तान की जमीन पर खड़े उस संकट को दिखाने और समझाने की कोशिश की है जो हर दिन हर साल भयावह रूप लेता जा रहा है। हमारे देश के एक कोने में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं और दूसरे कोने में किसान अपनी फसलों के लिए बूंद बूंद को तरस रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये 2 तस्वीरें देश में आए संकट की गवाही दे रही हैं। एक तरफ पहाड़ों पर बरसता आफत का पानी है और दूसरी तरफ यूपी से लेकर बिहार तक बारिश की आस में हर रोज कमजोर पड़ती उम्मीदों और सूखते खेतों की तस्वीर। बारी बारी आपको दोनों तस्वीरों की कहानी और उनके बीच का रिश्ता समझाते हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड में बद्रीनाथ तक जाने वाले मुख्य रास्ते की है। पहाड़ से पानी इस तरह से गिर रहा है मानो झरना हो, लेकिन ये झरना जहां बह रहा है वो मुख्य रास्ता है। नीचे सड़क की स्थिति भी देख लीजिए, पहाड़ की सड़क पर कितना ज्यादा पानी है।
और इन तस्वीरों को आम तस्वीर मानने की भूल कतई मत करिएगा। क्योंकि बद्रीनाथ की मुख्य सड़क पर बरसते पानी का रिश्ता बिहार के हाजीपुर से लेकर जहानाबाद तक बारिश की आस में धरती के इस फटे हुए सीने से है। खेत में देख रहे हैं दरार पड़ गया है। अरे पानी के कारण से हो रहा है। अच्छा, इससे तो काफी नुकसान होगा। बहुत नुकसान, किसान तो मर रहा है, रोपाई तो हो गया है। भारी बारिश के बाद पहाड़ मलबे के ढेर में बदल रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल मनाली की है, जहां अचानक बारिश का पानी सैलाब की शक्ल लेकर आया है। जब पानी गुजरा तो सड़क टूट चुकी थी, मलबे का ढेर था, जगह जगह बदसूरत निशान थे। हम फिर से वही बात दोहरा रहे हैं कि मनाली में बरसी इस आफत को मॉनसून के महीने में आम प्रक्रिया का हिस्सा मत मान लीजिएगा, क्योंकि इसका सीधा संबंध इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बिहार के जहानाबाद में बजते इन ढोल मंजीरों से है। आधे से ज्यादा जुलाई बीत चुका है, लेकिन बिहार में अब तक बारिश ने मानो दस्तक ही नहीं दी है। किसानों को सूखे का डर सता रहा है और इसीलिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए 24 घंटे के अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया है। सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी के भी कई हिस्सों में किसान टकटकी लगाए आसमान की तरफ ताक रहा है कि बादल अब बरसेंगे तब बरसेंगे। और उसी इंतजार को खत्म करने के लिए यूपी के गोरखपुर में मेढक मेढकी की शादी का टोटका किया जा रहा है। मेढकी को टर्न करिए, मेढकी दिख नहीं रही है, ऐसे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। मंत्रोच्चार हो रहा है, सिंदूर लगाया जा रहा है, जयमाल भी हुआ, भगवान के सामने आशीर्वाद दिलवाया गया, मंगल गीत गाए गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मनवा थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ये सारे जतन इसलिए क्योंकि इनका विश्वास है कि इंद्र देवता खुश होकर बारिश कर देंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम्। तो ये है देश के मौजूदा हालात। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के बुल्ढाना की है, जहां इतना पानी बरस रहा है कि किसानों की सोयाबीन से लेकर कपास तक की कई हेक्टेयर की तैयार खड़ी फसल बारिश के पानी में डूबकर बर्बाद हो रही है। और दूसरी तरफ यूपी बिहार में बादलों ने बरसने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद धरती का सीना ही फटने लगा है। बुल्ढाना जिला में 4 दिन से बारिश है। अभी पूर्णा नदी की वजह से पूरा खेतों में भीगी हुई है। 4 दिन से पानी चालू है और पूरे खेतों में पानी जाया हुआ है। 15 जून को पानी बरसात शुरू हो जाती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी बरसात का आसार नहीं दिख रहा है। खेत सारे सूखे पड़े हुए हैं। ट्यूबवेल से पानी निकाल करके किसान परेशान है। पैसा दे करके पानी के बाद भी मैं समझता हूं कि शायद 20 तारीख से अब ट्यूबवेल पर भी ताला लग चुका है। अब भारत के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां पर पानी की बड़ी किल्लत है। सवाल यह है कि देश में प्राकृतिक असंतुलन की ये स्थिति पैदा क्यों हुई है? क्या ये एक सामान्य घटना है या फिर साल दर साल स्थिति गंभीर होती जा रही है?
तो जवाब ये है कि प्राकृतिक असंतुलन उसी जलवायु परिवर्तन की वजह से पैदा हुआ है जिसे लोग गंभीरता से नहीं लेते। और ये अब एक सामान्य घटना नहीं है, स्थिति गंभीर हो रही है। इसी गंभीर होती स्थिति का नतीजा रेगिस्तान की जमीन कहे जाने वाले राजस्थान में दिखाई दे रहा है। हालात कितने भयानक होते जा रहे हैं इसकी गवाही पिछले एक हफ्ते से गुजरात के कई शहर लगातार देते आ रहे हैं। कुल मिलाकर देश में पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जलवायु परिवर्तन के गंभीर नतीजे दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह से देश में असंतुलन की जो तस्वीर बनी है उसे हिंदुस्तान के नक्शे के जरिए समझिए। तेलंगाना में जून से जुलाई के बीच जितनी बारिश होनी चाहिए उससे 118% ज्यादा हो चुकी है। गुजरात में 20 जुलाई तक जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे 69% ज्यादा बादल बरस चुके हैं। राजस्थान में सामान्य बारिश की जगह 52% ज्यादा बारिश हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 20 जुलाई तक जितनी बारिश होनी थी उससे 45% ज्यादा बारिश हुई है। ये देश का वो हिस्सा है जहां बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब चलिए उस तरफ जहां बादल पहुंच ही नहीं पा रहे। बिहार में 20 जुलाई तक जितनी बारिश हो जानी चाहिए थी उससे 48% कम बारिश हुई है। यूपी में तो हालात और भी खराब है, वहां 68% कम बारिश हुई है। झारखंड 51% बारिश की कमी से जूझ रहा है। ये जो हमारा जुलाई का अभी तक जो एक्टिविटी है वो लास्ट 20 डेज में मेनली सेंट्रल इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रेस्ट्रिक्टेड था। ये मैं फिर दोबारा बोलता हूँ कि इसी अंदर में बाढ़ हुआ, इसी अंदर में बहुत ज्यादा बारिश हुआ। अगर देखेंगे कि टोटल रेनफॉल ऑल इंडिया अभी +12% है, यानी मानसून एक्सेस है अभी तक ऑल इंडिया स्केल में। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वो 15-20 दिन में काफी सफर किया, मतलब रेन नहीं हुआ ऑलमोस्ट। इसलिए डेफिशिएंसी वहां जो है 44% से लेकर के 55% माइनस में है, जबकि दूसरा एरिया में वो +44-55 है। इसी को जलवायु परिवर्तन कहते हैं, जिसने देश के मौसम के पूरे ढर्रे को ही उलट पलट कर रख दिया है। अब आप मौसम और जलवायु परिवर्तन के बीच का फर्क भी समझ लीजिए। मौसम शब्द का इस्तेमाल पर्यावरण में जल्दी जल्दी आने वाले बदलाव के लिए किया जाता है, जबकि जलवायु का अर्थ किसी विशेष स्थान के मौसम का वो पैटर्न है जो एक लंबे अंतराल के बाद लिया जाता है। तो हो ये रहा है कि पिछले कई वर्षों से जलवायु परिवर्तन के गंभीर नतीजों की जो चेतावनी दी जा रही थी वो अब सिर्फ चेतावनी नहीं रही, उसके परिणाम दिखने लगे हैं। बदलते मौसम से जो तबाही मच रही है वो आपके आंखों के सामने है, लेकिन इस तबाही की वजह से हम अनाज के गंभीर संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। 2022 की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में 2021 यानी पिछले साल के मुकाबले गेहूं का उत्पादन 10 से 15% तक कम हो चुका है। अगर वैश्विक तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो हिंदुस्तान में चावल का उत्पादन 10 से 30% तक कम हो जाएगा और मक्के का उत्पादन 25 से 30% तक कम हो जाएगा। और अनाज का उत्पादन कम क्यों हो जाएगा ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर तैयार फसलें डूबकर बर्बाद हो जाएंगी और बोई गई फसलों को बारिश नसीब नहीं होगी तो अनाज कहां से पैदा होगा। और ऐसा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन की मार सिर्फ हिंदुस्तान झेल रहा है, यूरोप से लेकर अमेरिका तक त्राहिमाम कर रहे हैं। गर्मी के प्रचंड प्रहार से पिघल रहा है यूरोप। Sometimes it's really nice because it's better than the rain, but it's too hot. आलम यह है कि राजधानी दिल्ली में पड़ने वाली गर्मी लंदन से लेकर इटली तक महसूस हो रही है।
यूरोप के कई देशों में जंगल की आग की वजह से हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। स्पेन के जंगलों में लगी आग रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई। जैसे ही ट्रैक से ट्रेन गुजरी, लोग सहम उठे। ट्रेन के अंदर से एक यात्री ने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सफर पर निकले इन यात्रियों के चेहरे पर खौफ आप वीडियो में देख सकते हैं। दरअसल यूरोप का आसमान आग उगल रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और इटली समेत दक्षिण पश्चिम यूरोप के कई देश भीषण गर्मी और हीट वेव का सामना कर रहे हैं। पुर्तगाल से लेकर ब्रिटेन तक कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। हीट वेव की वजह से मध्य स्पेन में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। कुछ साल पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि स्पेन में 43 डिग्री तापमान हो सकता है। गर्मी की वजह से स्पेन में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन में मंगलवार सबसे गर्म दिन के तौर पर दर्ज किया गया। तापमान का तांडव ऐसा है कि रेलवे ट्रैक तक पिघलने लगे हैं, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये लंदन के लूटन एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां गर्मी की वजह से रनवे पिघल गया। ब्रिटेन में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आग की भट्टी बने ब्रिटेन और यूरोप के लिए जलवायु परिवर्तन वजह बना हुआ है। विश्व मौसम संगठन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से भविष्य में ज्यादा गर्मी पड़ने के और मामले बढ़ेंगे और ऐसे मौसम का असर यूरोप में होने वाली खेती पर पड़ेगा और फसलें भी बर्बाद होंगी। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, अभी भी संभल जाओ, नहीं तो स्थिति हाथ से निकल जाएगी, स्थिति बेकाबू हो जाएगी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।